आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इस चैप्टर का आगे के भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज क्या है पढ़ना कि वर्क क्या है। ठीक है, तो बाय डिफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इट इज सेड दैट वर्क इज डन। जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस बॉडी पर वर्क किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर आप फोर्स लगाइएगा और वो डिस्प्लेस नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ। तो वर्क के लिए कंडीशन क्या बताया गया है कि जब फोर्स लगे और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, ये वाला जो है ना वो आगे आपको बहुत अच्छा से हम समझाएंगे, अभी बस केवल एज ए पॉइंट के तौर पर बोल दे रहे हैं कि वर्क जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट किसका देखा जाता है, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या कि वर्क हो रहा है, अदरवाइज क्या बोलेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। बात समझिएगा, जैसे कि ये एक बॉडी, तो इस पर फोर्स हम यहां लगाएं लेकिन ये रेस्ट में रहे और डिस्प्लेसमेंट इसका हो तब वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये रोटेशन में ज्यादा देखा जाता है इस टाइप का, बाकी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क होता है। ठीक है, ये हो गया जनरल अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या हो गया, जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उस पॉइंट का जब डिस्प्लेसमेंट हो तब क्या बोलेंगे कि वर्क होता है। तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, और बाकी इसका यूज आगे हम करेंगे। अब दिया हुआ है कि मैथमेटिकली वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वर्क को डिफाइन किया गया है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से। फिर से एक बार बोल रहे हैं, एफ वेक्टर डॉट डी आर में dr मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर जो फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब वर्क कैसे निकलेगा, तो आपको पहले ही से पता है कि कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहेगा जिसमें एक डिफरेंशियल फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि d को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो छोटा सा वर्क होगा कितना, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ से दो रास्ता खुलेगा, अगर जो फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो वर्क हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और डेल्टा आर का मतलब ये होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दिमाग में ही बैठा हुआ रहना चाहिए कि फोर्स जब कांस्टेंट रहेगा तो वर्क एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर होता है, और फोर्स जब वेरिएबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इंटीग्रेशन होगा। समझा रहा है ना, ये सब तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डी डब्ल्यू का वैल्यू हो गया क्या, एफ वेक्टर डॉट डी आर, तो इसको खोलिएगा तो एफ डी आर कॉस थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला भी पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये वाला तो है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये 90 से कम रहेगा तो पॉजिटिव होगा, ये 90 से थीटा 90 से ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव होगा, और ये 90 रहेगा तो जीरो होगा। तो अभी तक बेसिकली हम लोग यही देखे हैं कि वर्क निकालने के लिए दो तरीका है। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर से बढ़ेंगे, और अगर वेरिएबल होगा तो इससे बढ़ेंगे। इससे ये आ जा सकता है लेकिन हम लोग उतना सोचेंगे नहीं, सीधे फोर्स कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ में आ रहा होगा। बाकी ये तो ऐसे ही बताएं कि फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप समझिएगा जी, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है इसके कारण ये वाला जो है वो क्या है, स्केलर, मतलब वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना है, तो जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि W का वैल्यू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर होता है, जिसको आप एफ वेक्टर डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल से गुजरते हैं। तो दिया हुआ है कि अगर फोर्स इतना लग रहा है तो
आपको बताना है कि वर्क कितना होगा अगर बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो फोर्स तो कांस्टेंट है, जब फोर्स कांस्टेंट है तो F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गया तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो 0 - 2 आई कर दिस माइनस दिस, तो -4 j कर दिस माइनस दिस, तो ये वाला हो जाएगा कितना -k कर, इसी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा तो समझ ही रहे होंगे। 2 - 2 -4 हो गया, 3 - 4 -12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसी को करके देख लीजिए समझ आ रहा है कि नहीं, तो कुछ है नहीं इसमें। अब क्या दिया हुआ है कि जब फोर्स वेक्टर फॉर्मेट में देगा तब आप क्या करिएगा कि F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर से बढ़ जाइएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है मगर वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है तब दो तरीका है, या तो फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में ला के प्रोसीड करिए जो बड़ा जल्दी तरीका होगा, ठीक है, या कोई ना कोई और तरीका हो ताकि स्मार्टली डील हो। बात समझिएगा, जनरल फॉर्मेट है F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला आपको काम कब देगा, जब I कैप J कैप K कैप के टर्म में कांस्टेंट फोर्स को देगा तब, ठीक है। अगर जो I कैप K कैप J कैप के टर्म में फोर्स को नहीं दिया तब उस सिचुएशन में आपके पास दो तरीका। एक तरीका क्या है कि या तो फोर्स को पूरा रहने दीजिए, तो फोर्स के तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लीजिए, जैसे कि फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हुआ होगा, आप डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लीजिए। फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स को पूरा रहने दीजिए, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका वर्टिकल कंपोनेंट को लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि फोर्स का ही कंपोनेंट तोड़ दीजिए डिस्प्लेसमेंट के तरफ। समझ आ रहा है कि नहीं, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के तरफ तोड़ दीजिए तो इस बार डिस्प्लेसमेंट पूरा लीजिए। मतलब या तो फोर्स का कंपोनेंट तोड़िए डिस्प्लेसमेंट के तरफ तो डिस्प्लेसमेंट पूरा लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़िए फोर्स के तरफ तो फोर्स पूरा लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और साइन कैसे देखेंगे, तो फोर्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यही वाला यहाँ पर समझाया गया, बाकी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वर्क डन आपको बताना है 60 न्यूटन फोर्स के द्वारा ऑन द ब्लॉक when the block displaces by 15 meter along the given surface। तो इस कांस्टेंट फोर्स के कारण आपको वर्क बताना है 5 kg ब्लॉक पर जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अच्छा, बात बढ़ाने से पहले एक चीज हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अगर ये वाला बात नहीं भी देता कि along the given surface, तब भी हम लोग को ये मानना पड़ता है कि ये बॉडी along the surface ही चला होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब तक नहीं दिया जाए तब तक हम लोग बॉडी का मोशन जो है वो along the सरफेस पढ़ते हैं, along the प्लेन पढ़ते हैं। मतलब अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल लाइन में ही देखेंगे, अगर जो सरफेस या प्लेन इंक्लाइंड है तो बॉडी का मोशन उसी इंक्लाइंड प्लेन पर देखा जाता है। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर तो क्लियर दिया ही है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर अलोंग दी है सरफेस, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क देखना है। इस कांस्टेंट फोर्स के कारण बात समझना, इस पर mg भी लग रहा होगा, इस पर नॉर्मल भी लग रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अभी एट दिस इंस्टेंट इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन mg एंड नॉर्मल, ओके। तो हम लोग अभी इंटरेस्टेड किसमें है, 60 न्यूटन में। तो कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क देखा जाता है, तो दो तरीका अभी ही बताया गया। एक तरीका क्या है कि फोर्स का आप कंपोनेंट तोड़िए डिस्प्लेसमेंट के तरफ और डिस्प्लेसमेंट पूरा लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़िए फोर्स के तरफ और फोर्स पूरा लीजिए। दोनों ढंग से करिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तत्काल क्या किए हैं
कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के तरफ तोड़ दिए हैं। तो 60 था और 37 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से बॉडी चल रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 60 cos 37 डिग्री। तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के तरफ इतना है और डिस्प्लेसमेंट है जो कि 15 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। साइन कैसे देखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, इस कारण से वर्क डन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। एक चीज बात समझिएगा जी, कोई कहेगा कि 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस डायरेक्शन में भी हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि उस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर शुरू में बॉडी का मोशन के बारे में दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली बॉडी रेस्ट में होगा और जब इधर खींचा जाएगा तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में चलेगा। हाँ, पहले से देता क्या कि बॉडी को उस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, अब फोर्स इधर लग रहा है तो इस फोर्स का कंपोनेंट इधर टूटता तो फोर्स इधर लगता, और चूंकि फेंका गया है तो बॉडी उधर चलता, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता तब मैग्नीट्यूड इतना ही होता, केवल साइन उल्टा हो जाता। आई होप क्लियर हो रहा हो। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखेंगे, समझना। इसके पहले काइनेमेटिक्स वगैरह में ये बताया गया है आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। तो इनिशियल पोजीशन मालूम है, फाइनल पोजीशन मालूम है, उस दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाएगी और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल के तरफ होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन वहां पर क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये निकालना सिखाया नहीं गया था, क्योंकि वहां पे यूज नहीं होता था। अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है ये सीख लेते हैं एक बार फिर से। बॉडी यहां से यहां गया है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, चाहे वो इस पाथ से चला, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां से यहां पर एक स्ट्रेट लाइन डालिएगा और तीर इधर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बट हम लोगों को कभी कभी डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे मतलब होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे मतलब होता है, जो आगे आप देखिएगा। तो जल्दी से कैसे कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो बड़ा आसान चीज है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करिएगा कि इनिशियल और फाइनल से वर्टिकल लाइन खींचिएगा। बात सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल और फाइनल से वर्टिकल लाइन खींचिएगा। तो जैसे ही वर्टिकल लाइन खींचिएगा तो इसके बीच में जो गैप होगा ना वही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और अगर जो आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तब क्या करिएगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा और उसके बीच में जो गैप होगा वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल और फाइनल में वर्टिकल लाइन खींचिएगा तो जो उसके बीच का गैप होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर जो आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल और फाइनल पर आप क्या करिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा। ठीक है, तो उसके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल लाइन खींचते हैं दोनों जगह पर, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और उसके बीच का गैप देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, बार बार जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इसको एक पॉइंट करके ही बता दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिससे कि क्या है कि एक बॉल लटक रहा है। ठीक है, और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जी, कांस्टेंट फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के बारे में बोला गया है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा डायरेक्शन बदलेगा तो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो इस बॉल पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बट एट दिस इंस्टेंट हम लोग क्या है कि mg और टेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है।
वो आगे इंटरेस्टेड होंगे कि जितना फोर्स लग रहा है सबके कारण वर्क बताइए। लेकिन अभी क्या है कि केवल इस फोर्स के कारण आपको इस पर कितना वर्क होगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो बढ़ने का तरीका क्या होता है कि अगर आई कैप जे कैप के कैप में दिया है फोर्स को, तब तो हम लोग डायरेक्ट एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर से प्रोसीड कर जाते हैं। लेकिन फोर्स कांस्टेंट है और आई कैप जे कैप के कैप में नहीं दिया है, तब उस सिचुएशन में अगर हम एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर से करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स पूरा लेंगे और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको देख लेंगे, या डिस्प्लेसमेंट पूरा लेंगे और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसको देख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और साइन फिजिकली देख लेंगे, एक तरफ रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट फोर्स के कारण ये बॉडी जब यहां से यहां पर जाएगा तो वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि वर्क क्या होगा, तो प्लस माइनस फोर्स, प्लस माइनस क्या सेंस क्या हुआ कि प्लस माइनस में प्लस चूज करेंगे कि माइनस, वो बाद में सोचेंगे, फिजिकली सोचेंगे। तो W का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस फोर्स इनटू फोर्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है इस कारण फोर्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे गुजरिएगा क्लियर होगा। तो चूंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के तरफ हो वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का बात किया गया है। आई होप क्लियर होगा। ये सवाल अच्छा है, कभी पूछेगा तो मतलब अच्छा सवाल माना जाएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा जी, तो फोर्स पूरा ले लिए और डिस्प्लेसमेंट सब है ना जी, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का यहां से यहां हुआ है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या किए हैं, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के तरफ, तो चूंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के तरफ जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या किए हैं, फोर्स और फोर्स के तरफ का डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कर दिए। और चूंकि फोर्स इधर लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है तो बॉडी यहां से यहां जा रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल और फाइनल जगह पर वर्टिकल लाइन खींचेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल लाइन खींचते हैं और उसके बीच का गैप देखते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो बॉडी यहां से यहां गया इस बात से, तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, मगर हम लोग उस डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लाइन खींच दीजिए वर्टिकल, यहाँ लाइन खींच दीजिए, तो इस दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है, और चूंकि इधर से इधर गया है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस कारण से साइन प्लस होगा और कितना होगा तो F into L होगा, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करिए कि डिस्प्लेसमेंट को पूरा रहने दीजिए और फोर्स का कंपोनेंट आप तोड़ दीजिए डिस्प्लेसमेंट के तरफ और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन में जो कि फिजिकली देख लीजिए। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये L है, ये L है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल बराबर हो गया और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये 45 है, ये 45 है, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इसका फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के तरफ F cos 45 डिग्री हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा रखिएगा तो फोर्स का कंपोनेंट तोड़िएगा, या फोर्स पूरा रखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़िएगा। तो फोर्स पूरा रख करके डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़े तो ऐसे बना, और अगर फोर्स का कंपोनेंट आप तोड़िएगा तो F cos 45 डिग्री होगा डिस्प्लेसमेंट की तरफ। क्लियर हो रहा होगा। ये एंगल जो है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा F cos 45 डिग्री और पूरा डिस्प्लेसमेंट अब लीजिएगा तो L और L, तो ये हो गया √2L। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के तरफ इनटू पूरा डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि
फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन हो गया, इसलिए यहाँ प्लस यूज किए, करके देखे तो चला है। ठीक है, तो किसी भी ढंग से बना सकते हैं। ऐसे हम यही बोलेंगे कि कभी भी फोर्स हॉरिजॉन्टल रहे या वर्टिकल रहे तो उस सिचुएशन में फोर्स का कंपोनेंट तोड़ने का प्रयास नहीं करिएगा, डिस्प्लेसमेंट ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल देख लीजिएगा। अगर फोर्स वर्टिकल रहेगा तो आप क्या करिएगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। साइन तो है जो कि प्लस होगा या माइनस होगा तो फिजिकली पकड़ ही लेंगे। तो हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंचे इस बात को ध्यान दीजिएगा। बना है दोनों मेथड से, फोर्स का कंपोनेंट तोड़िए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़िए फोर्स की तरफ। लेकिन हम यही सजेशन देंगे कि अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल देख लिया जाए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। समझ में आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जल्दी कैसे निकलेगा तो वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी वेरिएबल होता है तो सवाल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही बनता है। तो यहाँ पर वर्क है जो कि कैसे बनेगा तो इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर से r1 से लेकर के r2 तक। अच्छा, ये बात हम काइनेमेटिक्स में भी जी आपको बताए थे कि केवल x पर डिपेंड करता है तो केवल x से डिफरेंशिएट करते हैं, केवल y पर डिपेंड करता है तो केवल y से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक उसी ढंग से अगर जो फोर्स केवल x पर डिपेंड करेगा तो वर्क हो जाएगा f इंटू dx x1 से x2 तक। फोर्स अगर केवल y पर डिपेंड करेगा तो हो जाएगा f इंटू y y1 से y2 तक। उसी ढंग से z भी हो गया, उसी ढंग से r हो गया। अगर एक पर डिपेंड करता है तो केवल उसी के टर्म में या तो डिफरेंशिएट किया जाता है या उसी के टर्म में इंटीग्रेट किया जाता है, जो भी करना हो। ठीक है, तो अगर केवल एक पर डिपेंड करेगा x पर तो dx लेंगे, y पर तो dy लेंगे, z पर तो dz लेंगे, r पर तो dr लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। और अगर जो फोर्स को x y z तीनों का फंक्शन दिया तब क्या करेंगे f वेक्टर डॉट dr वेक्टर को खोल देंगे, dxi कैप dyj कैप dz k कैप। कहां से कहां तक तो इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक। ये हम काइनेमेटिक्स में भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, और एक बार और बताएंगे कि जब तीनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है तो कैसे करके इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, वहां पर हम बताए थे कुछ दूसरा चीज कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करने के लिए बताया जाएगा। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है if force acting on particle varies as f equal to 2x, f equal to 3 by a square, f equal to 4r, f equal to this, f equal to this, इस टाइप से दिया हुआ है जिसमें फोर्स x y ये सब चीज पर डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स वेरिएबल हुआ। अब फोर्स जैसे ही वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन सवाल बनेगा। ठीक है, पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो पहला केस में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या है कि f इक्वल टू 2x दिया हुआ है, मतलब फोर्स केवल x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे तो f इंटू dx कहां से कहां तक x1 से x2 तक। तो कोई जरूरी नहीं कोई x1 x2 देगा, वो सीधे इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट दे देगा। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट से आपको पता चल गया होगा कि x इनिशियल ये वाला हो गया, फाइनल कोऑर्डिनेट से आपको पता चल गया होगा कि फाइनल कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस का है वो ये वाला होगा। तो निकल जाएगा वर्क f इंटू dx कहां से कहां तक तो -2 से 1 तक। केवल x में इंटरेस्टेड रहेंगे, x पर डिपेंड करेगा तो केवल x में इंटरेस्टेड रहेंगे, y में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अब ये तो सब सिंपल सा सवाल है कि 2 बाहर चल गया, x का x² 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। पहले इसको पुट कर दीजिएगा माइनस, फिर इसको पुट कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, चला आएगा। ठीक है, अगर इसमें वर्क निकालना है तो फोर्स y पर डिपेंड कर रहा है तो y इंटू dy, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि x पर डिपेंड करेगा तो केवल dx, y पर डिपेंड करेगा तो केवल dy, z पर डिपेंड करेगा तो केवल dz, r पर डिपेंड करेगा तो केवल dr। समझ आ रहा है कि नहीं। और x y z पर डिपेंड करेगा तब हम लोग तीनों को देखते हैं। तो यहाँ हो गया f इंटू dy कहां से कहां तक तो y के इनिशियल कोऑर्डिनेट से y के फाइनल कोऑर्डिनेट तक तो 1 से 0 हो गया। समझ में आ रहा होगा। 3 को बाहर कर दिए, y² का हो गया y3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। और फिर इसको पुट करिएगा और इसको पुट करिएगा तो आंसर चला आएगा। कुछ है नहीं, बस खाली आपसे गुजारना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि फोर्स
r पर डिपेंड कर रहा है तो हम f इंटू डी आर करेंगे। कहां से कहां तक? तो इनिशियल कोऑर्डिनेट से फाइनल कोऑर्डिनेट तक। आपको पता है कि अगर x y z देता है तो r कैसे निकलता है? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम लोग यही किए कि f इंटू डी आर किए। यहाँ पर इनिशियल r होना चाहिए, तो इनिशियल r कैसे निकलेगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यही यहाँ पर किया गया है। बात आपको समझ में आ रहा होगा। और ये फाइनल कोऑर्डिनेट है, तो इसके हेल्प से r कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में ही देख चुके हैं कि x y z से r कैसे निकलता है। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, 4 को बाहर करना है, r का होगा r स्क्वायर बाय 2, ये कट करके वहां हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इसको पुट करेंगे और इसको पुट करेंगे। बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो रूट 17 का स्क्वायर हो गया 17, इसका हो गया 9, तो ये हो गया 8, मल्टीप्लाई करेंगे। चला गया, कुछ है नहीं। अब समझिएगा, यहाँ पर जो फोर्स है वो x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे? F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो dr होगा dx i कैप dy j कैप dz k कैप। ये हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे कि अगर जो फोर्स x y z तीनों पर डिपेंड करेगा तो dr को हम लोग खोल करके लिखेंगे dx i कैप dy j कैप dz k कैप। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और कहां से कहां तक? इनिशियल कोऑर्डिनेट से फाइनल कोऑर्डिनेट तक। अब इसमें आप डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, तो i कैप के आगे dx है, i कैप के आगे 2x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dx हो जाएगा। j कैप के आगे 3y स्क्वायर है, j कैप के आगे dy है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर dy होगा। k कैप के आगे -4z है, k कैप के आगे dz है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4z dz हो जाएगा। ये हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग भी लगे, रीजन क्योंकि ये सब कुछ हम क्या किए हैं काइनेमेटिक्स में बता चुके हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन जब बेसिक में पढ़ाया जाता है उस समय में बताया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा काम है एक बार गुजार देना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो 2 बाहर जाएगा, x dx का x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 3y बाहर जाएगा, y स्क्वायर का होगा by क्यू बाय 3। उसके बाद इसमें क्या होगा? तो -4 बाहर जाएगा, z का हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इसी में आप देख लीजिएगा, इसको पुट करिएगा। इसको कैसे पुट किया जाता है ये सब कुछ बता चुके हैं कि इसको x के जगह पर पुट करिएगा, इसको x के जगह पर पुट करिएगा, इसको y के जगह पर पुट करिएगा, इसको z के जगह पर पुट करिएगा। तो जब पुट करिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब माइनस 2 तो था, z के जगह पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। z के जगह पर -4 करिएगा तो उसका स्क्वायर होगा। ओवरऑल क्या है कि आप डाटा को पुट कर करके सोल्व कर लीजिएगा। ये सब चीज कैसे डाटा पुट किया जाता है, कोऑर्डिनेट जब रहता है, ये सब कुछ हम लोग काइनेमेटिक्स में देख चुके हैं। दो तीन बार 4 बार देख चुके हैं। ये वाला जो है ना फोर्स, ये एक स्पेशल केस है, इसलिए बताया गया है। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन आप किए हैं तो ये बड़ा नॉर्मल सा इंटीग्रेशन दिखता है। इसका वाला में क्या है कि अगर याद नहीं रहेगा तो हो सकता है दिमाग नहीं क्लिक करे। जैसे कि ये भी डिपेंड कर रहा है किस पर? x और y पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि dr वेक्टर को dx i कैप dy j कैप dz k कैप टाइप का खोलेंगे। तो अब इसको जब आप करिएगा तो क्या होगा ये देखिएगा कि अच्छा यहाँ पर क्या है कि फाइनल कोऑर्डिनेट छूट गया है, ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रेट से ही लिख दे रहे हैं, ये होना चाहिए था 1, 0, -4, इतना होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको जब आप करिएगा, समझना फिर से, चूंकि ये x y z पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग dr को dx i कैप dy j कैप dz k कैप लिखेंगे। तो अब इसका लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट, तो j कैप के आगे x है और j कैप के आगे dy है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x dy होगा। i कैप के आगे y है और i कैप के आगे dx है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये y dx होगा। अब ये नॉर्मली नहीं इंटीग्रेट होगा, रीजन यहाँ x dx होता तब तो नॉर्मली इंटीग्रेट होता, यहाँ y dy होता तो नॉर्मली इंटीग्रेट होता, लेकिन लोचा यहाँ क्या है कि x के साथ dy है और y के साथ dx है, तो ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। तो बस केवल याद रखिएगा कि x dy प्लस y dx, ये जो होता है ना dx y होता है। मैथ में तो ये सब पढ़ना ही होता है, जो मेडिकल के बच्चे होंगे उनको
क्या है कि इसमें दिक्कत लग सकता है, वो यहीं पर कर देगा x² बाई 2 तो गलत हो जाएगा। रीजन x dx का इंटीग्रेशन x² होगा, x dy का इंटीग्रेशन है, बाई dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं तो y² लिख दोगे, बाई dy का इंटीग्रेशन y² होगा। आई होप क्लियर होगा। तो x dy प्लस बाई dx इसको अलग अलग इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये याद ही रखना है कि x dy प्लस बाई dx या बाई dx प्लस x dy ये एक स्पेशल केस है जिसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, तो x dy प्लस बाई dx को लिखा जाता है dx बाई, ठीक है। और चूंकि d समथिंग रहता है तो इंटीग्रेशन में वही हो जाता है, तो dx बाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dx बाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x बाई हो जाएगा। बाकी इसको पुट करिएगा, तो इसको कैसे पुट करिएगा, तो x की जगह पर 1 पुट करिएगा, y की जगह पर 0 पुट करिएगा। और इसको कैसे पुट करिएगा, तो x की जगह पर -2 पुट करिएगा, y की जगह पर 1 पुट करिएगा। समझ आ रहा है ना। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक स्पेशल केस है जी, x dy प्लस बाई dx जैसे ही आए ना दिमाग क्लिक करना चाहिए आपका इधर, ठीक है। अब दिया हुआ है कि फील्ड या फोर्स किस किस टाइप का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th में भी आपको जो है ना बहुत बार आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है, समझ आ रहा है कि नहीं, और भी ग्रेविटेशन 11th में जो पढ़ना कंजर्वेटिव है। इसी ढंग से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट नॉन कंजर्वेटिव भी होता है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी तत्काल हम लोग को ये जानना है कि कोई भी फोर्स या कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ये कैसे पता चलेगा, या कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का क्या मीनिंग है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ समझिएगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स क्या कहलाता है, तो ये बोला गया है कि जो भी फोर्स वर्क करेगा किसी बॉडी पर और वो किस पाथ के थ्रू बॉडी चला उस पर डिपेंड नहीं करेगा वर्क, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फील्ड या फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। फिर से वर्क जब पाथ पर डिपेंड नहीं करे तब वो क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव, ठीक है। जब वर्क पाथ पर डिपेंड करने लगे तब वो क्या कहलाता है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। और इसी को ऐसे लिखा गया, ये दोनों अलग चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कि वर्क डन बाय फोर्स किसी क्लोज लूप में बॉडी को घुमाने पर अगर 0 हो जाए तो वो कंजर्वेटिव होता है। जैसे कि कोई बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और क्या किए हैं आप कि बॉडी को घुमाए और नेट वर्क कितना आ गया, 0, तो आप बोल सकते हैं कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है। उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है और किसी भी क्लोज लूप में घुमा करके जब वर्क कैलकुलेट किए और वर्क 0 के बराबर नहीं आए तो आप क्या बोलिए कि वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी जानना चाहिए, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्या, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड जब वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करे या वर्क क्लोज लूप में 0 हो जाए, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और इसके आगे जो नॉन कंजर्वेटिव पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि वर्क पाथ पर डिपेंड करेगा, समझ आ रहा है, क्लोज लूप में वर्क 0 नहीं होगा। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस का चीज है कि जो भी चीज पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वो स्टेट फंक्शन होगा, मतलब केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बीच में क्या पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और जो भी पाथ पर डिपेंड करेगा वो पाथ फंक्शन हो जाएगा, वो इनिशियल फाइनल पर तो डिपेंड करेगा, साथ ही साथ जिस पाथ के थ्रू वो प्रोसेस हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट जो था क्या था, स्टेट फंक्शन था, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता था, और डिस्टेंस जो था वो पाथ फंक्शन था, किस पाथ से गए हैं उस पर भी डिपेंड करता था। तो आप समझ सकते हैं। उसी तरह से कंजर्वेटिव जो फील्ड या फोर्स है ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। नॉन कंजर्वेटिव क्या है, पाथ फंक्शन है। तो नॉन कंजर्वेटिव तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा जी कि बॉडी को आप क्या किए हैं, यहां से यहां ले गए हैं, अब फोर्स लग रहा है और बॉडी को इस रास्ते के थ्रू यहां लाया गया और बॉडी को इस रास्ते के थ्रू यहां लाया गया। आप क्या करिए, तीनों
केस में वर्क कैलकुलेट करिए। अगर जो तीनों वर्क सेम हो जाए, इसका मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं किया, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड किया, समझ आ रहा है कि नहीं, तब हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो फील्ड है या ये वाला जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। बात समझ में आ रहा होगा। या फिर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगते हुए क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में घुमा दीजिए। क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ कि जहां से चला वहीं पर आ गया, और तब टोटल वर्क को देखिए, अगर वर्क जीरो हो गया तो कंजर्वेटिव होगा, वर्क जीरो नहीं हुआ तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। बात समझ में आ रहा होगा, आई होप बात क्लियर होगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कंजर्वेटिव होगा, फिर से अगर कंजर्वेटिव होगा फील्ड या फोर्स, तो ए से बी तक जाने में जो वर्क होगा, बी से ए तक आने में उतना ही वर्क होगा, मगर साइन उल्टा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी से ये वाला आया है, लेकिन उतना सोचना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि अगर कंजर्वेटिव है फील्ड या फोर्स, तब वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, क्लोज लूप में अगर बॉडी घूम जाएगा तो वर्क जीरो होगा, ये याद रखना है। और इसी से आया है, उसको सोचना नहीं है कि कैसे आया है, याद ही रखना है कि अगर ए से बी में, माने ए से बी के पास गया तो जो वर्क हुआ बी से ए तक आने में उसका जस्ट नेगेटिव वर्क होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ये रट जाना है। ठीक है, उसी से आया, समझा सकते हैं। यहाँ पर से अगर W हुआ है तो यहाँ माइनस W होगा, तभी तो नेट जीरो होगा। कोई कंजर्वेटिव का तो डिफिनेशन ही है कि नेट वर्क है जो कि जीरो होना चाहिए किसी क्लोज में, लेकिन वो सब मत सोचना, पॉइंट याद रखना। वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्लोज लूप में वर्क जीरो हो जाता है। और इस वे में जाने पर, मतलब ए से बी में चाहे जिस रास्ता से गए हैं, बी से ए आइएगा चाहे जिस रास्ता से, दोनों में उल्टा वर्क होगा। बात समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जांपल क्या है जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सब रट ले रहिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ये रट जाना है आपको। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। फिर से कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, कोई भी सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर हैं तो किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो या तो उसको उसी लाइन पर ढकेले या उसी लाइन पर खींचे जिसका सेंटर हम रहेंगे। यहाँ पर है तो या तो ढकेले या तो खींचे, मैंने सेंटर पर हम हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स उस दोनों को मिलाने वाले लाइन पर ही होना चाहिए, या तो उधर या तो इधर, या तो इधर या तो इधर, उस लाइन के ही अलोंग। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। ये बॉडी यहाँ पर है तो इसको ये वाला इसी डायरेक्शन में खींचेगा, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में खींचेगा, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो हमेशा मिलाने वाले लाइन पर ही फोर्स लग रहा है तो ये कंजर्वेटिव हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही होता है जी कि ये वाला जो है इसको या तो इधर खींचेगा या इधर ढकेलेगा उसी लाइन पर, या तो इधर खींचेगा या उधर ढकेलेगा उसी लाइन पर। तो जब फोर्स दो बॉडी के बीच में उन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही होता है, चाहे टुवर्ड्स या अवे, समझा ना, उसी लाइन पर होता है तो वो सेंट्रल फोर्स आता है। और ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल फोर्स का कुछ और प्रॉपर्टी होता है, आगे बताएंगे, रोटेशन वगैरह पढ़िएगा तो। सेंट्रल फोर्स का एक प्रॉपर्टी और होता है कि केवल सेंट्रल फोर्स लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, जो फोर्स लगाता है उसके बाद, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी रटे हुए रहना है आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल कौन है, तो ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, कांस्टेंट फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, सब सेंट्रल फोर्स हो गया। समझ आ रहा है, ये ध्यान आपको रखना। अब क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स, ये तो हम चर्चा कर ही दिए कि वर्क डन जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाइएगा तो पाथ पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये पाथ फंक्शन हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? वर्क डन जो है वो कभी भी कंप्लीट साइकिल में घुमा देने पर जीरो नहीं होगा। कंजर्वेटिव में मस्ट है कि जीरो होगा और नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं होगा। आपको समझ आ रहा होगा कि अगर जो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है या फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है तो इस रास्ता से ले जाएंगे और इस रास्ता से ले जाएंगे तो वर्क अलग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा
अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो इधर से यहाँ आइएगा और इधर से यहाँ जाइएगा, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों उल्टा होगा। जबकि कंजर्वेटिव में ये मस्ट था कि अगर इधर से गए हैं ए से बी तो जो वर्क हुआ है बी से ए में जस्ट उसका उल्टा होगा। कंजर्वेटिव में वैसा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि अगर जो यहाँ से यहाँ गए तो डब्लू हुआ और इधर माइनस डब्लू हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता है, ठीक है? तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में अंतर पता चल गया होगा। बड़ा आसान है। कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड करता है वर्क, ठीक है? दूसरा, क्लोज लूप में वर्क जीरो होता है कंजर्वेटिव में, नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज लूप में वर्क जीरो नहीं होता। तीसरा, ए से बी जाने पर डब्ल्यू वर्क होगा, तो बी से ए जाने पर माइनस डब्ल्यू ही वर्क होगा कंजर्वेटिव में, और नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल बहुत सारा है, बहुत सारा, ठीक है? लेकिन हम लोग सिलेबस में 2-3 ही पढ़ना। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स, हालांकि विस्कस फोर्स भी इसी का एग्जांपल है, आप याद रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? और भी बहुत सारा है, मतलब आगे पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक पार्ट होता है वोल्टेज, वो भी नॉन कंजर्वेटिव होता है। खैर वो सबको अभी छोड़िए, अभी तत्काल मैकेनिक्स में 2 ही को जानना है। कंजर्वेटिव सॉरी नॉन कंजर्वेटिव जो है वो कौन कौन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स, ठीक है? बाकी इक्वेशन देगा तो पता करेंगे, ठीक है? बाकी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो सवाल है ना वो आया नहीं, लेकिन आएगा, तो हमें ये पॉइंट बोल दे रहे हैं। पकड़ाया तो ठीक, नहीं पकड़ाया तो कोई बात नहीं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। कहने का सेंस क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा जब वर्क होगा ना तो हर हालत में एनर्जी डिसिपेट होगा। माने कहने का सेंस क्या है कि इस वे में जो घटना हो गया उसको जस्ट रिवर्स आप नहीं कर सकते। ये तो फ्यूचर केमिस्ट्री में आदमी पढ़ता है, पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो वहां पढ़िएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, फिजिकल में देखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में या थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है तो उसको एक्सप्लेन किया गया। अभी हम खाली लिख दिए हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क होगा वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा जी, टेंशन और नॉर्मल जो होता है ना वो ना तो कंजर्वेटिव होता है ना तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। बहुत जगह पर देखिएगा नॉन कंजर्वेटिव लिख दिया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं? जबकि वैसा है, ये कंजर्वेटिव भी नहीं होता है ना तो नॉन कंजर्वेटिव। रीजन समझिएगा, देखिएगा कि टेंशन के द्वारा वर्क क्लोज लूप में घूमने के बाद भी जीरो हो जाता है, समझ में आ रहा है? बहुत जगह पर ऐसा है जब क्या होता है जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया तो कंजर्वेटिव हो गया, समझ में आ रहा है? बहुत जगह पर जीरो नहीं होगा, मतलब बहुत सारा चीज है, पाथ पर डिपेंड करने लगता है तो नॉन कंजर्वेटिव। तो देखो उसमें बहुत बहस करना नहीं है, आप खाली ध्यान रखिएगा कि टेंशन और नॉर्मल जो है ना वो ना तो कंजर्वेटिव है ना तो नॉन कंजर्वेटिव है। नहीं भी ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टेंशन कंजर्वेटिव है, ये नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल कंजर्वेटिव ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? बहुत सारा बुक में दिया रहेगा कि टेंशन नॉन कंजर्वेटिव है, नॉर्मल नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है? तो इस सब पतला में फंसना नहीं है, आप खाली ध्यान रखिएगा कि टेंशन नॉर्मल ना तो कंजर्वेटिव है ना तो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन हम दिया, और भी दे सकते हैं बहुत सारा, लेकिन उस सब चक्कर में नहीं रहना। चलिए एक और दिया हुआ है क्या कि वर्क डन जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। रीजन, डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। बात समझना, वर्क जो निकलता है वो F वेक्टर डॉट dr से निकलता है, तो dr है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है इस कारण से ये वर्क भी जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। नॉर्मल सा सवाल है कि ऐसे है हम ऐसे चलते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर फोर्स तो लगा मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे इतना दूर पर है, अभी भी देखेंगे इतना ही दूर पर है, तो हम तो बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो हम बोलेंगे फोर्स लगा मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अरे बोलो यार। और कोई क्या बोलेगा कि इस पर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो बोलेगा कि वर्क है। तो
एक ही फोर्स के द्वारा हो सकता है कि कोई बोलेगा कि वर्क हुआ और उसी फोर्स के द्वारा उसी घटना में कोई बोलेगा कि वर्क नहीं हुआ। रीजन, किसी को डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, किसी को डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा। तो देखो इस तीनों पॉइंट में हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तुमको हम न्यूमेरिकल सिखा देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। खाली वैसे ही बता दिए कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। रीजन, डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। अरे 99% हम केस में बोल रहे हैं, एक केस में तो अलग होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। जहां भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जहां भी वेलोसिटी रहेगा, वो वाला क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा। रीजन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ही जब रेफरेंस पर डिपेंड करता है तो वो जिसके फॉर्मूला में रहेगा वो तो डिपेंड करेगा ही। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दिया हुआ है फाइंडिंग नेचर ऑफ फील्ड और फोर्सेस व्हेन इक्वेशन ऑफ फील्ड और फोर्स इज गिवन। बात समझिएगा, अभी तक क्या है कि आपको ये बताया गया है कि बाबू तुम याद रखना क्या, कि ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया या फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये क्या है, या कांस्टेंट है, या कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। तो याद रख रहे हो, इससे काम चल जाता है। अभी तक केवल आईआईटी में ये वाला टाइप पूछा है, बाकी नहीं पूछा है, ना तो जेईई मेन में ना तो नीट में, उसको पूछना चाहिए। बात समझना, इसमें क्या है कि कोई अननोन फोर्स दे देगा जिसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि बताइए ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, या एप्लीकेशन पूछ लेगा जिसमें कि आपको जरूरत पड़ जाएगा कि भाई कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इक्वेशन दे दे और ये पूछे कि फोर्स कंजर्वेटिव है या फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो कैसे प्रोसीड करते हैं। तो इसको देखने का दो तरीका, एक इंटीग्रेशन वाला है और एक डिफरेंशिएशन वाला है, ठीक है, माने पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। तो समझना छोटू, जो हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना और फिर दिमाग से निकाल देना, फिर हम लोग इधर प्रोसीड करेंगे। इंटीग्रेशन वाला में क्या होता है ना कि बोलता है कि फोर्स को या फील्ड को इंटीग्रेट करिए, अगर वो इंटीग्रेट हो गया तो कंजर्वेटिव, अगर जो इंटीग्रेट नहीं हुआ बिना पाथ जाने हुए तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन आपके साथ लोचा क्या हो जाएगा, आपके साथ ये लोचा हो जाएगा कि वो इंटीग्रेट हो सकता था मगर आपसे नहीं हुआ, तो आप क्या बोल दीजिएगा, नॉन कंजर्वेटिव, जो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है कि हम उस चीज को साइड कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। हम उस मेथड को बताने में इंटरेस्टेड है जो आपसे आसानी से हो जाएगा। सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा। इस मेथड में क्या होता है कि जो भी फील्ड या फोर्स दिया हुआ है ना, उसके x कंपोनेंट को अगर y से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा तो y कंपोनेंट को x से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, और अगर ये दोनों बराबर आ जाए, x कंपोनेंट को z से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, z कंपोनेंट को x से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, ये बराबर आ जाए। y कंपोनेंट को z से करिएगा, z कंपोनेंट को y से करिएगा, बराबर आ जाए। ये तीनों घटना होना चाहिए, माने ये भी बराबर सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए x y के हर वैल्यू के लिए, तब हम बोलेंगे कंजर्वेटिव है, अगर नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव है। थोड़ा सा माथा पर जोर पड़ा होगा, हड़बड़ाना नहीं। सबसे पहले तो आपको ये तीनों करने का नौबत नहीं आएगा, हम जान रहे हैं। उसमें क्या करेगा ना कि केवल x और y मान लो कि दे दिया, तो तुमको क्या है कि इसको छोड़ दोगे, x कंपोनेंट को y से करोगे पार्शियली डिफरेंशिएट, y कंपोनेंट को x से करोगे। z वाला नहीं दिया है तो z की तरफ जाने की जरूरत नहीं। मान लो कि y और z का केवल चर्चा किया, y और z कंपोनेंट का चर्चा किया, तब हम लोग क्या करेंगे कि y कंपोनेंट को z से कर देंगे, z कंपोनेंट को y से कर देंगे, बाकी है ही नहीं तो उसको नहीं देखेंगे। तो आपको तीनों नहीं करना पड़ेगा, कोई एक ही को देखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और करने के बाद अगर x y के हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो कंजर्वेटिव होगा, नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। बाकी बोलने से क्लियर नहीं होगा। एग्जांपल से गुजरते हैं। जैसे कि ये एक इक्वेशन दिया है, आपको बोल रहा है कि फोर्स अगर ऐसे वेरी करेगा तो बताओ ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो देखना जी, आई कैप और जे कैप का चर्चा किया है, इसका मतलब ये केवल x और y का चर्चा किया है, तो हमको z वाला टर्म को देखने का जरूरत नहीं है, केवल x और y वाला ही देखेंगे। समझ में आ रहा होगा।
तो x कंपोनेंट कौन है, i कैप के बगल वाला। तो x कंपोनेंट को y से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं कि 0 हो जाएगा। y कंपोनेंट कौन है, तो j कैप के बगल में है -3y, तो -3y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, समझना। x कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, y कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। और क्या देखें कि x कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करो y से और y कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करो x से, तो वो दोनों क्या है, बराबर है। x y के हर वैल्यू के लिए, x y के हर वैल्यू के लिए ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंजर्वेटिव हो गया। बात समझ में आ रहा होगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। दिया हुआ है कि ये इक्वेशन है, आपको बताना है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो आप क्या करिएगा कि डिफरेंशिएट करिएगा पार्शियली। अब यहां ध्यान दीजिएगा, i कैप है और k कैप है, तो i कैप का मतलब हो गया कि वो x कंपोनेंट का चर्चा किया, k कैप का मतलब क्या हो गया कि वो z कंपोनेंट का चर्चा किया। कुछ बच्चा कंफ्यूजन में होता है, वो देखेगा क्या कि x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है तो बोल देगा वही कंपोनेंट है। नहीं, x y z क्या लिखा हुआ उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ i कैप है, इसका मतलब इसके आगे वाला x कंपोनेंट है। यहाँ k कैप है, इसका मतलब इसके आगे वाला z कंपोनेंट है। समझना, अगर यहाँ 2y भी रहता तब भी k कैप के आगे के कारण वो z कंपोनेंट होता, y कंपोनेंट नहीं हो जाता। आई होप क्लियर होगा। रिवीजन एक तरह से करवा दें, बाकी इसमें तो पहले ही वेक्टर में हेड करके बता दिया गया। तो समझना जी, यहाँ i कैप और k कैप है, इसका मतलब क्या हो गया कि x और z का बात किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x कंपोनेंट को z से पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे और z कंपोनेंट को क्या करेंगे, x से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो x कंपोनेंट को जब z से पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा कि चूंकि z से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, इस कारण से इसमें केवल z वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा। तो 3x² बाहर हो जाएगा, z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो x कंपोनेंट का z से डिफरेंशिएशन किए पार्शियली तो इतना आया, और z कंपोनेंट कितना होगा था, k कैप का बगल वाला, तो इसको तुम इससे डिफरेंशिएट किए पार्शियली तो कितना आया, इतना आया। अब बात समझिएगा, क्या x कंपोनेंट को z से डिफरेंशिएट करने पर और z कंपोनेंट को x से डिफरेंशिएट करने पर ये दोनों बराबर आया तो नहीं आया। अगर नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला फील्ड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप में i कैप j कैप k कैप तीनों नहीं देगा, कोई दुइये को देगा, तो आप समझ जाइएगा। कंपोनेंट देख लीजिएगा कौन कौन है, x y का है तो x के कंपोनेंट को y से, y के कंपोनेंट को x से। y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का बात करेगा वो, मतलब j कैप और k कैप का बात करेगा तो z कंपोनेंट को y से, y कंपोनेंट को z से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और देख लेंगे बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, कंजर्वेटिव। बराबर नहीं आएगा तो नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, बस हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है दिमाग में ये आ जाए कि अरे सर कैसे बोल दिए कि दोनों बराबर नहीं होगा। ये दोनों को आप देखिए तो इस वैल्यू पर देखिए, x के जगह पर तुम लिख दो √2/3, तो तुम करके देखोगे तो आ गया 2। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि x कंपोनेंट को z से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, z कंपोनेंट को x से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, तो हो सकता है किसी पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उस पॉइंट पर वो कंजर्वेटिव हो गया, नहीं। x और y और z के हर वैल्यू के लिए अगर जो वो बराबर होगा तब हम लोग कंजर्वेटिव बोलेंगे। अगर जो हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा तब वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। बात समझना। यहां पर क्या था कि x कंपोनेंट को y से डिफरेंशिएट किए तो 0 आया, y कंपोनेंट को x से डिफरेंशिएट किए तो 0 आया, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है x y z के हर वैल्यू के लिए। मतलब x y z के हर वैल्यू के लिए ये दोनों सेम है, इसलिए कंजर्वेटिव हुआ। यहां पर क्या है, ये दोनों x के हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं। x के ऊपर 1 रख दो, 3 हो गया, 2 हो गया, बराबर नहीं।
किसी एक जगह पर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि वो कंजर्वेटिव होगा। तुम ये भी नहीं बोल सकते कि उस पॉइंट पर कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव किसी एक जगह नहीं देखा जाता है, वो ओवरऑल में देखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अगर x by z के हर वैल्यू के लिए बराबर हुआ था तब वो कंजर्वेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पर हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं, इसलिए क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। बात समझ में? मान लो कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाता 3x² और इसको भी डिफरेंशिएट करते तो 3x² ही आ जाता। तो इसको डिफरेंशिएट किया 3x² और उसको भी किया था 3x²। इसका मतलब ये x के हर वैल्यू के लिए वैलिड है। इसका मतलब क्या हो गया, वो कंजर्वेटिव हो गया। अगर ऐसा होता तो आई होप क्लियर होगा। तो ये दिमाग में आना नहीं चाहिए, गलती नहीं हो, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या है कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो भी पढ़ाए हैं उसको क्या है कि अच्छे से एक बार कल पढ़ के आइएगा ताकि आगे पता चल सके। ओके। और छोटू, इसका आगे के भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए इसको स्किप करने का या फिर हल्के वे में लेने का प्रयास नहीं करिएगा। और चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था, मैंने पहला क्लास था, पहला क्लास में थोड़ा सा क्या होता है ना, कुछ बेसिक चीज जान जाना होता है। आगे जो आज पढ़ाए हैं उसका यूज होगा और फिर मजा आने लगेगा। अगला क्लास से बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। पहला क्लास में तो क्या होता है कि बेसिक चीज ही उस चैप्टर में जो पढ़ना है उसको बताने में निकल जाता है। तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है कि इक्वेशन दे दे बोले कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो नीट जेईई में, मैंने जेईई मेन में पूछने का चांस है। आईआईटी में तो पूछा है, हो सकता है कि रिपीट भी करे टाइप को। आई होप क्लियर होगा, ठीक है।